ओके बच्चों, तो हम सरफेस टेंशन आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सरफेस टेंशन का कॉज समझा दिया था और सरफेस टेंशन का डेफिनेशन बता दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। तो आज के लेक्चर में हम सरफेस एनर्जी की बात करेंगे एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना कॉल्ड कैपिलरी राइज। ओके, तो कैपिलरी राइज जब वो हम आगे पढ़ रहे होंगे इसी लेक्चर में, तभी मैं उसके कुछ नेचुरल एग्जांपल्स की बात भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेक्चर। और एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, इट इज बेस्ड ऑन अवर प्रीवियस क्लास। ठीक है, सो यू हैव ए सोप फिल्म इन ए फ्रेम। ठीक है, इट्स ए फिक्स्ड फ्रेम, नो स्लाइडर। सो इट्स ए फ्रेम और इस फ्रेम में एक सोप फिल्म है। ओके, एंड ध्यान से सुनना है, इसे हॉरिजॉन्टल रखा है हमने, हॉरिजॉन्टल। ऑलराइट, इसके ऊपर एक धागे को पूरा बांध दिया हमने, एक लूप बना दिया। ठीक है, धागे को बांध के एक लूप बना दिया, जैसे कि कुछ इस तरीके से मान लो ये है और मैंने इसे ज्वाइन करके ऐसा एक इरेगुलर फॉर्म में ये लूप है, और इस लूप को ले जाके इस पे आराम से जेंटली रख दिया। धागे का वजन बहुत कम होता है, ठीक है, वेट, तो इस पे ऐसे छोड़ दिया। ओके, और इसकी जो लंबाई है धागे की वो L है। तो चलिए लिख दे रहा हूं मैं, ए लूप मेड ऑफ स्ट्रिंग इज कैप्ड जेंटली ऑन दिस वायर फ्रेम, ऑन द सोप फिल्म। ओके, सो लेंथ आपको डेटा दे दे रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is L and surface tension is S. Okay, now the question is find tension in the string, this if film enclosed by it is punctured। मतलब इसके अंदर जो सोप फिल्म है उसे पंचर कर दिया। समझ रहे हैं? इसके ऊपर जेंटली धागे का ये लूप रखा और इसके बीच में से हमने फोड़ दिया, इसे फिल्म हट गई वहां से। तो पूछ रहा है ऐसा करने के बाद टेंशन कितनी हो गई इस स्ट्रिंग में। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो क्या होगा बच्चों, जैसा मैंने आपको समझाया कि लिक्विड की जो सरफेस है वो एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के जैसे बिहेव करती है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर ये पंचर करूंगा, ये सरफेस सिकुड़ जाएगा पूरा। ठीक है, श्रिंक हो जाएगा और ये बाहर की सरफेस खींच रही है इसे बाहर। तो चलिए समझते हैं क्या होगा। तो फॉर दैट लेट अस कंसीडर एनी स्मॉल सेगमेंट, ये जो मैंने ब्लू मार्क किया है इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा सेगमेंट है जो मैंने वहां से उठाया। इसके दो साइड फिल्म है, इसको मैं 1 पॉइंट कर रहा हूं और इसको 2 पॉइंट कर रहा हूं। तो ये दोनों साइड से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, 1 से भी और 2 से भी, और ये फोर्स इक्वल था, इसीलिए जिस शेप में इसे हमने रखा था उसी शेप में था। अब जैसे ही फिल्म पंक्चर करी तो कौन सा फोर्स बच्चों खत्म हो जाएगा? F1 गायब, फिल्म नहीं बची वहां पर। सिर्फ कौन बचा? F2। तो इस एलिमेंट को कहां खींचा जा रहा है? बाहर की तरफ। सेम विल हैपन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग हर जगह से बाहर की तरफ खींचेगी, ये स्ट्रिंग हर जगह से बाहर की तरफ खींच रही होगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि अंदर की फिल्म तो गायब हो गई है और बाहर की फिल्म ही बची है। तो एसिमेट्रिक फोर्स आ गया इस पे, तो ये बाहर की तरफ खींचेगी, हर जगह से खींचेगी। तो कैसी शेप ले लेगी? एक सर्कल के जैसी। तो फाइनल शेप ऑफ दिस string will be a circle. Okay, and everywhere you will be having this surface tension force, and surface tension force always acts perpendicular to this line. Okay, तो ये हर जगह से ऐसे surface tension force act हो रहा होगा आउटवर्ड, इस वजह से इस स्ट्रिंग में क्या आ जाएगी? टेंशन। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दैट टेंशन। ओके, तो चलिए ट्राई करते हैं। हालांकि मैं ये आपको एक बार सर्कुलर मोशन में बता चुका हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वापस से क्या करेंगे, एक छोटा सा सेगमेंट एज्यूम करेंगे, ठीक है, और वो सेगमेंट मान लेंगे कि सेंटर पे कुछ एंगल, वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा सब्सटेंड कर रहा है, और इस सेगमेंट की जो लंबाई है बच्चों वो अपन डीएल ले लेंगे, ठीक है। लेट अस कंसीडर, अब इसी सेगमेंट को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं यहाँ पे। सो उसको हमने एनलार्ज किया और यही वो सेगमेंट है और ये सेंटर है और एंगल डी थीटा बना रहा है। अब इस सेगमेंट के फोर्सेस जरा ध्यान से समझते हैं अपन। तो इस सेगमेंट पे क्या लग रहा होगा बच्चों, सरफेस टेंशन फोर्स। ये बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है, तो सरफेस टेंशन फोर्स मैंने लगा दिया नेट इधर की तरफ डी एफ एस, और उसकी वैल्यू होगी बच्चों एस इंटू इसकी लंबाई डीएल, बट आई मस्ट टेल यू इट विल बी 2s dl। रीजन मैंने आपको कल समझाया था कि इस स्ट्रिंग के ऐसे टॉप पर भी सरफेस होगी और ये नीचे भी होगी। तो ये आ गया आपका सरफेस टेंशन फोर्स। इसके साथ साथ कौन से फोर्स आएंगे, इसका जो नेबरहुड है, ये वाला नेबरहुड और ये वाला नेबरहुड, ये इसे खींच रहे होंगे, तो यही आपका टेंशन फोर्स होगा। सो यू विल बी हैविंग दिस टेंशन लाइक दिस dt और t, सॉरी इट विल बी t टेंशन। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं अपन। तो भाई ये एंगल डी थीटा था, हमने इसे रिजॉल्व किया, तो ये एंगल कितना बच जाएगा आपके पास, डी थीटा बाई 2, और ये भी डी थीटा बाई 2। फिर हमने इसे यहाँ पे देखा, तो बच्चों बताओ ये एंगल डी थीटा बाई 2, ये एंगल 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, डी थीटा बाई 2। सेम वे हियर you will have this angle d theta by 2. So let us resolve this tension into components. So it's this component we have, this is t sine d theta by 2, okay, and here you have t cos d theta by 2. Same way on the other side you have t cos d theta by 2, and here t sine d theta by 2, okay. So let us analyze the equilibrium of this small element now. So here you can check t cos d theta by 2 component will cancel out, and these two by adding will be equal to this. So let us write it. So we have here this 2t sin d theta by 2, शायद आपको याद आ रहा होगा हमने सर्कुलर मोशन में ये किया था, is equal to 2s into dl, okay. Well, so now sin d theta is a very small angle, तो sin d theta को सिर्फ d theta लिख सकते हैं, तो sin d theta by 2 आ गया d theta by 2, 2s इसे अपन r into d theta लिख सकते हैं, if I consider r to be the radius of this loop. So what we will have here, 2 से 2 cancel, d theta goes, so I have tension as 2s r, बट आंसर अभी बच्चों नहीं आया है क्योंकि क्वेश्चन में r ना देते हुए उसने मुझे l दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपन लिख सकते हैं कि इसकी जो सर्कमफेरेंस लेंथ होगी 2 पाई r, ये l है, तो आप r को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, l डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो इस बेसिस पे आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा, टेंशन इन द थ्रेड विल बी इक्वल टू 2s l बाय 2 पाई, मींस इट विल बी sl बाय पाई। सो दिस इज योर आंसर हियर, ओके। तो ये क्वेश्चन आगे भी मिल सकता है, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है कि कोई सर्कल में आप टेंशन फाइंड करिए, वो रोटेट हो रहा है या फिर यहाँ सरफेस टेंशन है, तो आपका अप्रोच यही होता है, सोचने का तरीका यही होता है, ओके। वेल, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे सरफेस एनर्जी की, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ सरफेस एनर्जी। ठीक है, इसे हम U से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी एक तरीके की पोटेंशियल एनर्जी है। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑन सरफेस टेंशन के टाइम पे मैंने आपको बताया कि व्हाई देयर इज समथिंग कॉल्ड सरफेस एनर्जी, बिकॉज ऑन सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर एसिमेट्रिक फोर्स लग रहा होता है, और उस एसिमेट्रिक फोर्स की वजह से जब भी कोई एलिमेंट बल्क से सरफेस पे लाया जाता है तो उस पर एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्मूला
फॉर सरफेस एनर्जी। ऑलराइट, सो उसके लिए मैं सिंपल सा सिचुएशन वापस कंसीडर कर रहा हूँ। वी हैव ए फ्रेम, मैथमेटिक्स को सिंपल करने के लिए मैं रेक्टेंगल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इट हैज ए सोप फिल्म, ओके, एंड there is a slider. Alright, well, इस स्लाइडर पे डेफिनेटली सरफेस टेंशन फोर्स आ रहा होगा यहां से, दोनों साइड से। इसे मैं लिख देता हूं सरफेस टेंशन Fs, एंड मान लो इतना ही एग्जैक्टली मैं इस साइड एक्सर्ट कर रहा हूं F एक्सटर्नल, जस्ट एग्जैक्टली, सो दैट स्लाइडर इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ F एक्सटर्नल को जरा सा बढ़ा दिया, F एक्सटर्नल प्लस कर दिया, और स्लाइडर स्लोली एक नई लोकेशन पे मूव कर गया, ठीक है। आप मान लीजिए कि ये स्लाइडर कुछ x मूव कर गया, और इसकी ये वाली जो लेंथ है उसे आप L अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स जरा सा ही बढ़ाया है, अब भी आप न्यूमेरिकली उसे F एक्सटर्नल ही ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कि फिल्म का जो एरिया है वो एक्सपेंड होके कितना हो गया, अभी पहले की कंपैरिजन में कितना बढ़ गया, L इंटू एक्स बढ़ गया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, ठीक है, सरफेस एनर्जी जो क्रिएट हुई है इस नई एरिया की वजह से, ठीक है, तो सरफेस एनर्जी क्रिएटेड ड्यू टू पुलिंग द स्लाइडर, बेसिकली क्यों हुई है, ड्यू टू जनरेशन ऑफ न्यू सरफेस। तो एक नई सरफेस क्रिएट हुई है, एक्स्ट्रा एरिया क्रिएट हुआ है, इस वजह से यहां सरफेस एनर्जी क्रिएट हुई है। तो बच्चों कितनी क्रिएट हुई होगी ये सरफेस एनर्जी, इट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सो इट विल बी F एक्सटर्नल इनटू x। An external agent is doing negative work or positive work. Here, you tell me. External agent is doing positive work, and that work is being stored in the form of surface energy. Okay, so you can write it F external into x. So you can write U as, now F external is equal to what? Fs here. क्योंकि मैं लिखूंगा, या फिर अपन ऐसे लिख लेते हैं. Generally, this change in surface energy is equal to work done by external agent in creation of the new surface slowly. ठीक है, यानी आपका जो F एक्सटर्नल है वो किसके इक्वल है, Fs के इक्वल है। तो चलिए डेल्टा U, मैं यहाँ पे नई एनर्जी को U ही लिख देता हूँ जो क्रिएट हो रही है, इज इक्वल टू W एक्सटर्नल को लिख देंगे अपन F एक्सटर्नल इंटू x, एंड F एक्सटर्नल इज व्हाट, Fs, so you can write it is Fs into x. And how to write Fs? Here I should write here Fs, force due to surface tension, is equal to 2SL. I am taking this frame thing here, तो दो साइड सरफेस है इसकी, so 2SL, तो क्या आ गया मेरे पास, U is equal to this 2SLX. Yes, जिसे मैं लिख लेता हूँ, U is equal to S into 2LX. Now what is 2LX? यहाँ पर दो चीजें निकल के आई हैं, एक तो अपन लिख सकते हैं सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये किसी भी ज्योमेट्री पे एप्लीकेबल है, भले ही हमने रेक्टेंगुलर की फॉर्म से इसे डिराइव किया है। तो दिस इज द न्यूली क्रिएटेड एरिया, उसी की सरफेस एनर्जी ये U है, ठीक है। सो और दूसरा आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस टेंशन कैन बी रिटन एज सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया, सरफेस एरिया, दिस इज, then write surface energy divided by surface area, and this gives another definition to surface tension. So from here SI unit of surface tension क्या आ जाती है बच्चों, जूल पर मीटर स्क्वायर।
तो आपको दोनों ही यूनिट देखने को मिल सकती है, एक तो न्यूटन पर मीटर मिल सकती है देखने को, या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर। और ये एक और बात बताता है कि सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आप ये भी नोट करेंगे यहाँ पे कि सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, दोनों एक ही बात है, इसे या इसे किसी को भी ध्यान रखें। दैट सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू द सरफेस एरिया। ओके, दिस इज सरफेस एरिया एंड surface tension can be defined as surface energy per unit surface area. Okay, so can note down this. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लिखिए, ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10 to the power -2 meter, 10 to the power -2 meter breaks into 1000 droplets, breaks into 1000 droplets। तो आप पहला पार्ट बताइए मुझे, कैलकुलेट गेन इन सरफेस एनर्जी, गेन इन सरफेस एनर्जी। तो देखिए कैसे करेंगे अपन। तो मेरे पास एक बड़ा ड्रॉप है, ड्रॉप ऑफ वाटर जिसकी रेडियस r है, और वो टूट जाता है ढेर सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में। ओके, और इन छोटी छोटी ड्रॉपलेट की रेडियस स्मॉल r अज्यूम कर लीजिए। ठीक है भाई, और बोल रहा है कि ये कितनी ऐसी ड्रॉपलेट्स हैं, 1000 ड्रॉपलेट्स। तो बोल रहा है कि इस प्रोसेस में कितनी सरफेस एनर्जी गेन हुई है। डेफिनेटली इंक्रीज हुई होगी सरफेस एनर्जी। तो जो ओरिजिनल ड्रॉप है उसके पास कुछ सरफेस एनर्जी होगी यू इनिशियल, उसे कैसे लिखेंगे, सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ सरफेस। और फाइनल कैसे लिखेंगे अपन, इट विल बी सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ सरफेस इनटू 1000। ये किसी एक का ही लिखा है अपन ने, यस। अच्छा, अब एरियाज अलग अलग है बच्चों, इसलिए मैं इसे A नॉट और इसे A रहने दे रहा हूँ। सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है वाटर का, वो एरिया के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन अब भी उतना ही रहेगा। तो चलिए, अपना जो गेन है, गेन इन सरफेस एनर्जी कैसे लिखोगे, इट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो क्या लिख लोगे आप, यू विल बी राइटिंग S इंटू नया एरिया इंटू 1000 माइनस S इंटू पुराना एरिया। सो यू कैन राइट S out and you can just write these terms as 1000 A minus A naught. So I leave it here. Now let us work on how to find this A and A naught. चलिए, A तो लिखना बहुत इजी है। What is A? A is 4 pi r square. So we'll write, what is A naught? A naught is 4 pi small r square. Now how to relate small r and capital R? तो ये जो 1000 ड्रॉपलेट्स है वो कहां से बनी है, इसी ड्रॉप से बनी है। तो हम लिख सकते हैं mass of these 1000 droplets together will be equal to the mass of the bigger drop. Okay, डेंसिटी सेम है बच्चों, तो मास इक्वल करना मतलब फिर वॉल्यूम इक्वल करना हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे दिस मास ऑफ smaller droplets into 1000 is equal to mass of bigger drop. Now mass को लिखिए आप density into volume, so volume of droplets into 1000 is equal to density of water, so water drop into volume of drop. So guys, this is what I was saying, आप डायरेक्टली वॉल्यूम इक्वेट कर सकते थे। तो आप लिख लीजिए 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू 1000 इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब।
तो मुझे स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए। चलिए आ जाइए अपने पास स्मॉल आर की वैल्यू। हमारे पास है स्मॉल आर क्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यू डिवाइडेड बाय 1000. So small r is capital R divided by 10. Okay, so it's a good thing. So we have 10 to the power minus 2 divided by 10. So we have 10 to the power minus 3 meter. So I got this number. अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे और क्या चाहिए? I will be needing surface tension of water. तो चलिए मैं आपको वो नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ. That what is surface tension of water? तो चलिए surface tension of water आप assume करिए. If I can find, just wait a minute. Yeah, surface tension of water is 0.08. ये आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन में दे दे रहा हूँ. S of water is 0.08 joule per meter square. This is given. तो आंसर निकाले अपन. तो डेल्टा U is equal to S, which is 0.08 into 1000 into 4 pi 10 to the power minus 3 का स्क्वायर माइनस 4 pi 10 to the power minus 2 का स्क्वायर. बच्चों इसे सॉल्व करिए और आपको आंसर मिलेगा. आफ्टर सॉल्विंग मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपका आंसर यहाँ पे. यू विल गेट 9 into almost 9 into 10 to the power minus 4 joule when you solve. Can verify the answer? Okay. So मुद्दे की बात यहाँ पे सरफेस एनर्जी बढ़ रही है. अब बच्चों सरफेस एनर्जी बढ़ रही है तो किसी न किसी एनर्जी के बिहाफ पे बढ़ रही होगी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ सराउंडिंग एज वेल एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द वाटर ड्रॉप. ठीक है. तो इसीलिए जब पुराने टाइम की बात करें, आपने पिक्चर मूवी देखी है वो अरे ये बाजीराव मस्तानी, उसमें जो बुंदेलखंड में वो डांस का सीन चल रहा होता है, ठीक है? तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम पैलेसेस वगैरह में फाउंटेन्स यूज करते थे, है ना, ओपन एनवायरनमेंट को क्लीन कूल करने के लिए. अभी भी कभी भी किसी नेताजी की मीटिंग होती है तो वहां छिड़काव किया जाता है दो कारण से. एक तो धूल नहीं उड़े और दूसरा वहां का जो लोकल कूलिंग है वो थोड़ा सा बढ़ जाए. तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है. इन जनरल भी आप महसूस करेंगे कि जो बल्क अमाउंट ऑफ लिक्विड रहता है उसका टेम्परेचर ड्रॉपलेट्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रहता है. ठीक है. तो ड्रॉपलेट फॉर्मेशन में जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है थोड़ा सा. क्यों डाउन हो जाता है? क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है सब्सटेंस की वो सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ओके. तो जब भी एक वाटर ड्रॉप बहुत सारे ड्रॉपलेट में ब्रेक होता है तो फिर हम बोलते हैं कि सरफेस एनर्जी बढ़ रही है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, यानी कि टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है. ये बात आप लिख लीजिए. ठीक है. दूसरी बात, अगर ड्रॉपलेट्स कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉप बना ले तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और ये जो डिक्रीजमेंट हुआ सरफेस एनर्जी का वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा देता है और इस प्रोसेस में टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर जाता है, बहुत ज्यादा नहीं. ठीक है. तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम इसी का एक्सटेंशन लेते हैं. तो इसका बी पार्ट लिखिए आप. देखिए, इफ दिस गेन इन सरफेस एनर्जी has happened on account of internal energy of droplets, then find decrement of temperature. इसके लिए क्या करोगे आप? You will write that जो भी सरफेस एनर्जी में चेंज हुआ है उसे आप ms डेल्टा टी के इक्वल कर दोगे. यही करोगे भाई. चलिए देखते हैं. तो ये आया अपने पास सॉल्व करके 9 into 10 to the power minus 4. अच्छा, अपने को मास चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. कैसे लिखेंगे अपन? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ, एक ही ड्रॉप का लिखने क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको पता होनी चाहिए, डेल्टा टी. सो डेल्टा टी आ गया आपके पास 9 into 10 to the power minus 4 divided by 10 to the power 3 डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4 by 3 पाई, आर की वैल्यू 10 to the power minus 2 का क्यूब इंटू एस. आपको पुट करनी है कैलोरी में नहीं जूल में, तो एस होती है और वो भी एसआई यूनिट्स में.
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की मिलेगी आपको 4.2 किलो जूल, यानी कि 4.2 इंटू 10⁻³ सो गाइस इसे आपको सॉल्व करना है तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर में जो चेंज है वो बहुत कम मिलेगा। अगर मैं 10 के ऑर्डर्स को ही जरा चेक करूं तो 3 और 3 6, ठीक है, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा -6 के साथ। स्टिल आई एम हैविंग दिस ऑर्डर ऑफ 4 पाई, send this 3 on the top into 4.2. So if you solve this, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, it comes out to be some 5 into 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन कैन राइट चेंज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप कैलकुलेशन वेरीफाई जरूर कर लें। तो बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है, ऑब्जर्व भी नहीं होगा, बट जब बहुत ही लार्ज नंबर में होता है तो एनर्जी में डिक्रीमेंट सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिए इसे। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं विच टॉक्स अबाउट एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ऑलराइट, तो इस आइडिया को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्लेन सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, ठीक है, तो वहां जो सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं वो ऐसे लग रहे होते हैं, टेंजेंशियल टू द सरफेस, तो फिर वो कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, यानी दोनों साइड जो प्रेशर है सरफेस के दोनों साइड, जस्ट यहाँ जस्ट आउट एंड जस्ट इन क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो अगर आप आउट और इन की बात करें, सपोज ये एरिया आउट है और ये इधर इन है, ये लिक्विड सरफेस है, तो जस्ट इन एंड जस्ट आउट अगर आप लिखेंगे तो फिर आपका जो प्रेशर है वो सेम आता है। चलिए आउट इन में ही चलते हैं अपन, सो वी राइटिंग P out is equal to P in। बट अगर ड्यू टू सम रीजन सरफेस ऐसी दिखती है आपको, तो ये इसकी कौन सी साइड है बच्चों, कॉनकेव साइड है, और ये नीचे जो साइड देख रहे हैं वो कैसी साइड है, कॉन्वेक्स, यू ऑलरेडी नो दिस। तो कॉनकेव साइड में होने की वजह से जो सरफेस टेंशन है वो भी टेंजेंशियली लगता है, इसकी स्क्वीजिंग एक्शन होती है, इसीलिए अंदर ये जो इनसाइड है आपकी, अच्छा मैंने आपको इनसाइड आउटसाइड ऐसा उल्टा कर दिया, तो मैं चाहूंगा कि हम वही कन्वेंशन फॉलो करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ऊपर मैं इन ले रहा हूँ, नीचे आउट ले रहा हूँ, ठीक है, और आपका यहाँ का प्रेशर P in और यहाँ का प्रेशर P out, सो इट इज इक्वल हियर, और यहाँ पे मैं P out ले रहा हूँ। तो आप देखिए कहाँ का प्रेशर ज्यादा रहेगा बच्चों, P in बड़ा है, P out स्क्वीजिंग हो रहा है, जैसा कि बबल या फिर ड्रॉप फॉर्मेशन में होता है। वहीं उल्टा इसको ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं, आप बोलेंगे P out is less than P1। So why it happens, ये समझिए आप। और ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस P in माइनस P out, ये जो है वो प्रोपोर्शनल रहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप। इसकी जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अब देखिए प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, सो 1/r will be 0 means P in is equal to P out, और जितना ज्यादा कर्वेचर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना कम होगा, और जो प्रेशर डिफरेंस है वो उतना ज्यादा होगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आ रहा है आपका इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर में, इसी को बोलते हैं अपन एक्सेस प्रेशर, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। अब इसे हम प्रूफ करेंगे, फिलहाल आप सिर्फ मान लें। तो मैं आपसे इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लीजिए एक बबल है, ठीक है, ऑफ रेडियस r, और उसे एक ट्यूब की हेल्प से कनेक्ट कर दिया हमने एक बड़े बबल जिसकी रेडियस 2r है, ये वॉल्व है, ठीक है, इट्स ए बबल, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो द सेम।
सिर्फ वॉल्व की मदद से हमने कनेक्ट कर दिया। बबल के अंदर क्या होती है बच्चों? एयर होती है। यस, बिल्कुल। तो आप बता सकते हैं कि when valve is opened what will happen? So it's a question to think. When valve is opened, then ऑप्शन मैं बता रहा हूं आपको, बड़ा बबल और बड़ा होगा, छोटा और छोटा, छोटा बबल बड़ा होगा, बड़ा बबल छोटा होगा, और तब तक होगा जब तक कि वो इक्वल साइज के ना हो जाए। छोटा बबल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और वो बड़े बबल के ओल्ड साइज जैसा हो जाएगा, और बड़ा बबल छोटे बबल के जैसा हो जाएगा। चौथा ऑप्शन एज यूजुअल नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो मैं ये ओपन क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, एंड आई वांट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ऑन क्लासरूम जब भी मैं ये लेक्चर पोस्ट करूंगा। ओके, थिंक एंड टेल मी कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो मेरा सवाल है कि वॉल्व जब ओपन हो जाएगा तब छोटा बबल और छोटा हो जाएगा, बड़ा और बड़ा, या फिर छोटा बबल बड़ा होगा, बड़ा छोटा होगा। ठीक है, सिंपल ये कमेंट करना है आपको। चलिए ठीक है, अब हम ये प्रूफ देख लेते हैं कि वायरस P in minus P out is proportional to 1 by R. Okay, so let's see. So, मैं एक सरफेस ले रहा हूं, आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि सपोज ऑरेंज, संतरा देखा, संतरे के छिलके का टुकड़ा उठाया मैंने। ठीक है, संतरे के छिलके का टुकड़ा, तो उसमें दो कर्वेचर मुझे दिख रहे हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, बाकी बचा हुआ छिलका भी है, घबराए ना। कैन यू फॉलो? ये दो प्लेन है डिफरेंट। ओके, चलिए ठीक है भाई, यहां की रेडियस आप R1 मान लीजिए और ये रेडियस आप R2 मान लीजिए। मान लीजिए इधर की तरफ छोटा सा एंगल d थीटा 1 बनाता है और इधर ये एंगल d थीटा 2 बना रहा है। ठीक है भाई, तो मुझे ये बताओ, ये जो लेयर है, ये वाली जो साइड है, इस पे सरफेस टेंशन लगेगी, कैसी लगेगी? टेंजेंशियली सरफेस का कर्वेचर ऐसा है और एंगल ये डिसाइड हो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको सरफेस टेंशन फोर्स मिल गया। कितना मिला भाई सरफेस टेंशन फोर्स? आई कॉल इट Fs 1 से it will be equal to S into length of this segment. What is length of this segment? It is R1 d theta 1. ठीक है, वैसे ही इस साइड भी आपको फोर्स मिल गया, बिल्कुल भाई इसी स्टाइल का Fs1। ये भी ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे अगर अपन बनाएंगे, मैं डायग्राम खराब नहीं करना चाह रहा, ये भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा, S R1 d theta 1। ठीक है, चलो भाई, और अब यहां पे देखिए, यहां पे आगे पीछे दोनों साइड से परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंशियल बेसिकली। ओके, ये Fs2 मिल गया और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों S इंटू R2 इंटू डी थीटा, लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट। बिल्कुल ऐसा ही इधर भी होगा नीचे की तरफ। ओके, ये आपका Fs2 आएगा जिसकी वैल्यू आएगी S R2 d थीटा 2। ठीक है, अब मैं दो डिफरेंट व्यूज आपको दिखा रहा हूँ, एक इस साइड से देखने पे और एक सामने से देखने पे, वो दोनों डायग्राम में अलग अलग बना रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए कैसा दिखेगा। तो पहला कर्व मुझे दिख रहा है ये, जो कि अपने सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, जो कि अपने सेंटर पर d थीटा 1 एंगल बना रहा है। ठीक है, और रेडियस रखता है R1। और इस व्यू में जब मैं देखने जा रहा हूं तो मुझे ये वाला पार्ट ना दिखते हुए सिर्फ ये पॉइंट दिखेगा, वैसे ये वाला पार्ट ना दिखते हुए सिर्फ ये पॉइंट दिखेगा, और दोनों साइड से मुझे रेड वाले फोर्सेस दिखेंगे। ठीक है, टेंजेंशियली व्हिच आर Fs2। और बच्चों जैसे मैंने अभी आज पहला क्वेश्चन करवाया उसी स्टाइल में मैं इसे रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो d थीटा 1 है
वो यहाँ रिजॉल्व होके क्या हो जाएगा डी थीटा 1/2, इधर भी क्या हो जाएगा डी थीटा 1/2। ओके, तो इसी स्टाइल में ये एंगल भी डी थीटा 1/2 बनने लगेगा, ये एंगल भी डी थीटा 1/2। सो व्हाट विल यू हैव दिस कंपोनेंट कैंसिल्ड आउट और ये जो साइन कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ के अंदर का प्रेशर, इस एलिमेंट के अंदर का प्रेशर आप मानिए पी इन और बाहर का प्रेशर आप मानिए पी आउट। ठीक है, तो इस वजह से इस पर एक नेट फोर्स लगेगा बच्चों, पी इन इंटू एरिया, ये भी जो भी सरफेस एरिया आएगा टोटल वो ऐसे, और पी आउट इंटू दैट एरिया वो लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस 2fs2 into sine of d theta 1/2, this total downward force should be equal to p in minus p out into this area. Yes, so sin theta हटा देते हैं तो अपने पास आ गया fs2 d theta 1 is equal to p in minus p out into area. ओके भाई, दूसरी साइड से आप वापस देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, दूसरी साइड से ये वाला फोर्स भी लग रहा है यहाँ पे। और ये भी एक और बात भी ध्यान रखें, इस व्यू में भले ही नहीं दिख रहा है आपको पर वो फोर्स लग तो रही है यहाँ पे। तो एक चेंज करना चाहूंगा मैं, अभी इस इक्वेशन को मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। इधर देखिए दूसरा वाला व्यू जो कि कितना एंगल है यहाँ पर डी थीटा 2, बिल्कुल इसी स्टाइल में ये वाला फोर्स अभी आप दिखाएंगे जो कि है Fs1। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से रिजॉल्व करेंगे जैसा अभी मैंने आपको बताया है। तो ये एंगल डी थीटा 2/2 हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा बेसिकली, यहाँ पे वापस से डाउनवर्ड फोर्स, यहाँ भी वही स्टोरी चल रही है, पी इन ए बाहर एंड पी आउट ए अंदर। अब ये पी इन पी आउट तो कॉमन है ना पूरे एरिया के लिए। अब आप क्या लिखेंगे, यू विल बी राइटिंग दिस 2fs2 साइन ऑफ डी थीटा 1/2 प्लस 2fs1 साइन ऑफ डी थीटा 2/2। ठीक है भाई, इज इक्वल टू पी इन माइनस पी आउट इंटू दिस एरिया ऑफ दिस एलिमेंट। और ये एलिमेंट हमने आर डी थीटा से मिलकर बनाया हुआ, तो इसका जो एरिया आएगा बच्चों उसे डीए लिखना ज्यादा करेक्ट होगा। तो चलो इसे अपन डीए लिख लेते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ए। चलिए कोई इशू नहीं है। तो ये आ गया अपने पास 2fs2 इंटू डी थीटा 1/2 प्लस 2fs1 इंटू डी थीटा 2/2 इज इक्वल टू पी इन माइनस पी आउट इंटू दिस स्मॉल एरिया। अब उसका एरिया कैसे लिखेंगे, तो इसे ऐसा चौड़ा के पूरा फ्लैट कर रहे हैं, तो ये डायमेंशन आएगी आर डी थीटा 1 और ये डायमेंशन आएगी R2 डी थीटा 2। तो एरिया आ जाएगा मेरे पास R1 डी थीटा 1 इंटू R2 डी थीटा 2। ठीक है, अब Fs1 Fs2 की वैल्यू पुट कर लें। सो Fs1 is 2 कैंसिल, Fs2 की वैल्यू पहले आ रही है, तो वो है बच्चों अपने पास SR2 डी थीटा 2 इंटू डी थीटा 1 प्लस Fs1 की वैल्यू वो है SR1 इंटू डी थीटा 1 मल्टीप्लाइड विद डी थीटा 2 इज इक्वल टू दिस P in माइनस P out इंटू R1 R2 डी थीटा 1 डी थीटा 2। ये आ रहा है। अब देखो जरा डी थीटा 1 डी थीटा 2 थ्रू आउट क्या हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। मैं इसे आगे यहाँ पे लिख रहा हूं, तो आपके पास बच गया P in माइनस P out इंटू R1 R2 इज इक्वल टू S कॉमन R2 प्लस R1। तो आपके पास आ गया P in माइनस P out इज इक्वल टू S R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, यू गॉट P in माइनस P out इज इक्वल टू S इंटू 1 by R1 plus 1 by R2. So this is a very important derivation.
नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने यहाँ पे जो सरफेस लिया, मैंने जनरल डिराइव किया, इसमें दो कर्वेचर थी, ये वाली साइड की भी और ये वाली साइड की भी, ठीक है, इसीलिए दोनों की रेडियस आ रही है। अगर मैंने स्फेरिकल सरफेस से उठाया होता तो ये दोनों कर्वेचर की रेडियस क्या होती, सेम, तो 1/r प्लस 1/r हो जाता वहां पे। तो मुद्दे की बात कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रेशर डिफरेंस कैसा आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, सो यू कैन नोट दिस डाउन एंड स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैंने सिर्फ डिराइव किया, अल्टीमेटली ये रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके ना, हमें जो रिजल्ट मिल गया, प्रेशर डिफरेंस का P in माइनस P out इज इक्वल टू S सरफेस टेंशन 1/r1 प्लस 1/r2, वेयर r1 r2 आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। तो चलिए सबसे पहला इसको लिए समझते हैं हम, दिस फॉर ए ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है अंदर उसमें लिक्विड और बाहर एयर। तो बच्चों एक ही सरफेस है यहाँ पे, यू हैव ओनली वन सरफेस। ठीक है, तो आपका जो प्रेशर डिफरेंस आएगा, एंड इट्स ए स्फेरिकल ड्रॉप, सो आई एम राइटिंग फॉर ए स्फेरिकल ड्रॉप। ना भी स्फेरिकल दिया जाए तो भी आप स्फेरिकल ड्रॉप ही कंसीडर करेंगे। इसकी रेडियस r है, सरफेस टेंशन s है, अंदर ये है और बाहर ये है, तो आप लिखेंगे P in माइनस P out। अब स्फीयर है तो इसके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप इसका कोई भी कैप कट करेंगे तो ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस दोनों आ रहेगी, तो आप क्या लिख देंगे S 1/r प्लस 1/r, तो आपको मिल जाएगा ये P in माइनस P out इज इक्वल टू 2s/r। तो मुद्दे की बात, एक पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस के लिए कितना प्रेशर डिफरेंस आता है, 2s/r, पर यहाँ पे तो कितनी सरफेसेस दिख रही हैं, एक ही है, तो 2s/r। अब दूसरा है अपने पास फॉर ए स्फेरिकल एयर बबल, सिर्फ बबल भी लिखा तो भी चलेगा। तो व्हाट इज एयर बबल, लेट अस टॉक अबाउट इट। एयर बबल हैज एयर इनसाइड and a very small or very thin layer of liquid, and then you have air again outside, so you have air inside, air outside and very thin layer of liquid। तो ये जो बीच का गैप है बच्चों, उसमें क्या है आपका लिक्विड। तो how many surfaces you can see, there are two surfaces, first one inner one air to liquid interface, दूसरी liquid to air interface। अब इन दोनों की जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है ना, r प्लस डी आर लिखोगे आप, देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस। तो चलो मैं अंदर यहाँ का इंटरमीडिएट प्रेशर P1 अज्यूम कर लूं, तो आप पहले क्या लिखवाएंगे मुझे, P in माइनस P1, P in माइनस P1 विल बी इक्वल टू S 2/r। फिर आप क्या लिखवाएंगे, P1 माइनस P out इज इक्वल टू S 2/r। मुझे चाहिए P in माइनस P out, वो कब मिलेगा मुझे, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, 4s/r, 4s/r। तो ये जरूर ध्यान रखें कि एक बबल में कितनी सरफेस हैं, दो सरफेस हैं, इसलिए प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है वहां पे, 4s/r, नॉट 2s/r। 2s/r एक ड्रॉपलेट के लिए आ रहा है, बबल के लिए, बबल इन एयर कितना आ रहा है, 4s/r। चलिए वो आपको एक हाइपोथेटिकल केस बना के पूछ सकता है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी कि एक बबल है जिसकी दोनों रेडियस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक है, ये इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2। फिर आप कैसे लिखेंगे प्रेशर डिफरेंस, ये आपका P in है, ये P out है, एज यूजुअल यहाँ पे एयर है, यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे एयर है, यू हैव टू सरफेसेस, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। वापस आप ऐसे ही सोचिए, यहाँ पे कोई 1.1 मान लीजिए, तो आप P in माइनस P1 इसे क्या लिखेंगे, 2s/r1।
फिर P1 माइनस पी आउट, इसे क्या लिखेंगे 2s/r2। तो आप ऐड कर देंगे दोनों को तो आपको मिल जाएगा Pin माइनस पी आउट इज इक्वल टू 2s आउट 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये आप यूज कर सकते हैं अगर जो आपका बबल है उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस डिफरेंट दी हुई है तो। बट 99% केसेस में यू विल बी डीलिंग विद दीज टू, द ड्रॉपलेट एंड द एयर बबल इन एयर। ठीक है, तो नाउ समटाइम्स दे आस्क एयर बबल इन वाटर, मतलब एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में मान लो वाटर फिल्ड अप है और उसके अंदर एक बबल है, अंदर बबल है तो एयर और यहाँ पे क्या है वाटर, क्योंकि जो फिल्म थी आपकी उसमें भी तो वाटर ही है, तो ये वाली जो सरफेस क्रिएट हो रही थी यहाँ पे वाटर एंड एयर या लिक्विड एंड एयर के बीच में, वो अब खत्म हो गई। तो अब कितनी सरफेस रह गई बच्चों, एक ही रह गई। तो दो इट इज एयर बबल बट इट इज इनसाइड वाटर, तो यहाँ का पी इन और पी आउट क्या आएगा बच्चों, यहाँ का पी इन माइनस पी आउट अब 4s/r नहीं आएगा, सिर्फ 2s/r आएगा। तो ये बात ध्यान रखें, इफ बबल इज इन वाटर और लिक्विड, ठीक है, इन दैट केस प्रेशर डिफरेंस in the soap bubble is 2s/r. However, when bubble is in air, pressure difference is 4s/r. Water droplet in water, no pressure difference inside outside, क्योंकि water no surface. So clear to you? Okay. Now sometimes they ask for cylindrical surface. ये तो मैंने spherical समझाया, say for cylindrical surface. तो cylindrical surface के लिए कैसे डील करते हैं, तो cylindrical surface के लिए कुछ इस तरीके से हमें सोचना होता है। So देखिए, suppose आप यही surface उठा लेते हैं, कोई भी curved part of this surface, okay? तो ये आपके लिए आउट हो गया, ये आपके लिए इन हो गया, इसकी रेडियस ले लीजिए, दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर, रेडियस इज r। सो व्हाट आर द कर्वेचर्स यू आर सीइंग, जो आपकी कर्व्ड सरफेस है उसकी रेडियस r है और दूसरी जो सर्कुलर सरफेस है वो फ्लैट है बच्चों। तो यहाँ पे जो अपन कैप लेंगे उस कैप की एक कर्वेचर की रेडियस r रहेगी और दूसरी कर्वेचर की रेडियस इनफाइनाइट रहेगी। तो r1 r रहेगी और दूसरी कर्वेचर की रेडियस इनफाइनाइट, क्योंकि एक तो कर्वेचर है पर ऊपर कैसा है फ्लैट। तो यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस आएगा बच्चों P in माइनस P out, वो आ जाएगा अपने पास S out 1/r प्लस 1/infinite। सो बच्चों क्या आ जाएगा वो फिर P in माइनस P out इज सिंपली S/r। ठीक है, बाकी सरफेस वाइज ये भी जाता जाएगा। तो मैंने ये एज्यूम किया है कि यहाँ लिक्विड है और एयर है, अगर हालांकि बबल्स ऐसे बनते नहीं है, अगर उसने हाइपोथेटिकली पूछ लिया कि यहाँ पे सरफेसेस ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग टर्म्स आते जाएंगे। तो अगर सिलेंड्रिकल बबल बनाया जाए तो उसके अंदर और बाहर प्रेशर डिफरेंस 2s/r हो जाएगा इन एयर। ओके, सो नोट टिल हियर। अब एक और तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूं, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अनदर मेथड टू प्रूव, ओके, टू प्रूव दैट एक्सेस pressure in a drop in air is 2s/r, where s is सरफेस टेंशन। ये आपके बोर्ड में कभी कभी आ जाता है, बोर्ड में आप ऐसे प्रूव करें जो मैं बता रहा हूं, ना कि जो मैंने पहले बताया, वो ज्यादा जनरल है। ठीक है, अब इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। सो सपोज यू हैव अ स्फेरिकल ड्रॉप, ओके, यू हैव अ स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप जिसमें वेट फैक्टर आप एक्ट नहीं करा रहे हैं, और मे बी यू कंसीडर इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, क्योंकि उधर ही वो कंप्लीट स्फेरिकल दिखेगी। एंड दिस आल्सो आंसर्स वेरी वंडरफुल थिंग हियर, कि जब आप पानी उछालते हैं ऊपर, है ना, किसी ने कभी तो पूछा था मुझे कि अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में
वाटर को उछाल दें और छोड़ दें तो क्या वो वैसा ही दिखेगा जैसा शेप में उछाला है? नहीं, आफ्टर सम टाइम इट विल टेक स्फेरिकल शेप एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव दिस प्लैनेट्स स्फेरिकल। क्योंकि अगर हम बिग बैंग मान लें कि हुआ था तो फिर ये सब कुछ कैसे स्टेट में था, धीरे धीरे लिक्विफाई हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, तो सरफेस टेंशन की वजह से हर लिक्विड बॉडी क्या करने की कोशिश कर रही थी, अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज, एंड अमंग द गिवन वॉल्यूम sphere has the minimum surface area. You should remember it. If I give fixed volume and you squeeze and you squeeze, then you get a sphere which has the least surface area. Okay, so इसीलिए वाटर को ग्रेविटी फ्री स्पेस में अगर उछालेंगे तो वो कैसे शेप में आ जाएगा? वो आ जाएगा स्फेरिकल शेप में। तो मैं इसे प्रूव कर रहा हूं। इसके अंदर का प्रेशर P in है, बाहर का प्रेशर P out है, अंदर लिक्विड है और बाहर एयर है, ठीक है, और इसकी रेडियस r है। प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल कट इट इनटू टू इक्वल हाफ, ठीक है, इन लेफ्ट एंड राइट, एंड आई एम प्लॉटिंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ राइट पार्ट। मैं ग्रेविटी का फोर्स कंसीडर नहीं कर रहा हूं, इसे आप दो तरीके से विजुअलाइज करिए, या तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में, या फिर आप इसे विजुअलाइज करिए द ड्रॉप इज टू स्मॉल। ओके, तो इसका मास बहुत कम मानना पड़ेगा आपको। So consider this is the right half of it. So what will you have? ये सारी सरफेस के पॉइंट्स हैं, एग्री? बाकी तो बल के अंदर इट्स ए ड्रॉप। These all are points of surface जो कि किससे कनेक्टेड थे? जो कि कनेक्टेड थे लेफ्ट पार्ट से, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को लेफ्ट पार्ट पुल कर रहा है। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, सिर्फ किधर की तरफ पुल कर रहा होगा? इट विल बी पुलिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। Okay, will be pulling towards itself, and same way these points तो ये जितना ही मैंने जो फोर्स दिखा रखा है यहाँ पे ब्लू एरोज से, ये आपका सरफेस टेंशन फोर्स है जो कि लेफ्ट हेमीस्फीयर राइट हेमीस्फीयर पे एक्सर्ट कर रहा है। उसके साथ ही साथ अंदर का प्रेशर इस पे इधर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, Pn into A projected spherical part, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका P out into A projected। फ्लूइड में मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है, कि आप प्रोजेक्टेड एरिया यूज कर सकते हैं। तो वैसे तो PDA पूरा हर जगह से लग रहा होगा, पर आप इसे टोटल क्या लिख सकते हैं, जैसे कि फ्लैट सरफेस पे लग रहा हो। तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पे बच्चों? इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम मिलेगी। लेफ्ट साइड की तरफ दो फोर्स लग रहा है, दैट इज Fs into P out into A projected is nothing but pi r square is equal to P in into pi r square. So what can you write is Fs. What is Fs? Fs is surface tension into 2 pi r. This part is equal to P in minus P out into pi r square. Guys, you can check. Pi goes, r also goes. So P in minus P out is equal to 2s by r. So this I proved the same result of excess pressure by using equilibrium idea. Earlier I proved it again by the equilibrium, but it was more general. Okay, can notice. Okay, let's take a question here. मान लीजिए एक टैंक है और उस टैंक में almost near the bottom, means at a height or at a depth h, there is a bubble. This is a air bubble. Density is rho, atmospheric pressure is P naught. Okay, my question is find pressure inside air bubble. ठीक है, प्रेशर इनसाइड एयर बबल। तो इसे आप कैसे चेक करेंगे? ये अंदर का प्रेशर P in, बाहर का जस्ट बाहर का प्रेशर P out। हाँ, इसके लिए आपको क्या दी हुई है? यू आर गिवन
रेडियस ऑफ एयर बबल इज आर। क्या लिखेंगे आप? विल बी राइटिंग पी इन माइनस पी आउट एयर बबल इन वाटर, तो सरफेस एक ही है, आप लिखेंगे 2s बाय r। अब पी इन चाहिए आपको, सो पी इन विल बी इक्वल टू 2s बाय r प्लस पी आउट। अब आप पी आउट कैसे लिखेंगे भाई? पी आउट हाइड्रोस्टैटिक से लिखिए, कितना नीचे है ये? h नीचे है, सो पी आउट इज नथिंग बट पी नॉट प्लस रो जी एच। तो आपका आंसर आ गया कि प्रेशर इनसाइड दिस इज पी नॉट, सॉरी 2s by r plus p naught plus rho g h. Okay, so can note this. All right. चलिए आगे बढ़ते हैं और लेट अस अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल, इसे आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई कंटेनर में पानी भरा है ना, तो कंटेनर में जहां जहां लिक्विड कंटेनर की वॉल के कांटेक्ट में होता है वहां पे वो बाकी सरफेस के कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है, जैसे कि वो खींच लिया गया हो। ठीक है, आप ग्लास में पानी भरिए, ऊपर से देखिए तो आपको ऐसा प्लेन सरफेस दिखेगा, है ना, और आप साइड से देखिए तो आपको जहां जहां पे लिक्विड की सरकमफेरेंस किसके कांटेक्ट में है? ग्लास के कांटेक्ट में, वहां पे लिक्विड ऑल द वे थोड़ा थोड़ा राइज कर जाता है अलोंग द सरफेस ऑफ दैट ग्लास। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, और इसी की मदद से कैपिलरी राइज समझेंगे हम। तो सपोज आइडियल कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि मैंने किसी कंटेनर में, ठीक है, किसी कंटेनर में लिक्विड फिल किया तो ऐसा दिखना चाहिए था वो, है ना, ये मेरा कंटेनर है और ये लिक्विड की फ्री सरफेस है, तो ऐसा दिखना चाहिए था। हाँ, ऐसा दिखता भी है। ऐसा कहाँ दिखता है? अगर आप सिल्वर कंटेनर में प्योर वाटर फिल करें तो आपको ऐसा दिखेगा, नो राइज नो फॉल। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्लास से बना हुआ कंटेनर और उसमें प्योर वाटर फिल करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ओके, मतलब वाटर अपनी यूजुअल लेवल से नियर सॉलिड थोड़ा राइज कर जाता है। ये कहाँ मिलता है आपको? ग्लास वाटर कॉम्बिनेशन में। वहीं पे आप अगर ग्लास में मर्क्यूरी फिल कर दें, ग्लास के कंटेनर में मर्क्यूरी का लिक्विड फिल कर दें तो आपको कुछ इस तरीके का प्रोफाइल देखने को मिलता है। ये आपकी सरफेस है, नियर सॉलिड सरफेस, वो मर्क्यूरी डिप्रेस हो जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है आपको ग्लास मर्क्यूरी सिस्टम में। तो यहीं पे हम कुछ बात करने वाले हैं, इसको मैथमेटिकली समझने के लिए इसका आइडिया दिया जाता है कॉन्टैक्ट एंगल का। तो व्हाट इज कॉन्टैक्ट एंगल? बेसिकली इट इज एंगल मेड बिटवीन टू टेंजेंट्स, ध्यान दीजिएगा, एंगल मेड बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, टू द सॉलिड सरफेस एंड टू द लिक्विड सरफेस। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सॉलिड सरफेस एंड टू द लिक्विड सरफेस। एंड सॉलिड सरफेस की जो टेंजेंट है उसे ड्रॉ किधर करना है? इन लिक्विड, बाहर नहीं ड्रॉ करना है। ठीक है, ऊपर नहीं, नीचे, नीचे क्योंकि नीचे लिक्विड है। और सॉलिड लिक्विड के लिए तो कोई चॉइस ही नहीं है, लिक्विड इधर ही है, तो इसकी ये टेंजेंट इधर आ गई। तो आप देख पा रहे हैं ब्लू एंड रेड कितने एंगल पे है? 90। ठीक है, तो यहाँ का जो कॉन्टैक्ट एंगल है बच्चों वो है 90 डिग्री। ओके, अच्छा, इधर कॉन्टैक्ट एंगल कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट बनाओ सॉलिड का इन द लिक्विड। ठीक है, ऊपर नहीं चलेगा, इन द लिक्विड बनाना, ये आपकी फ्री सरफेस है। दूसरा टेंजेंट बनाओ आप किसके लिए?
यू ड्रॉ द टेंजेंट, और लिक्विड सरफेस का भी इन द लिक्विड ही बनेगा ये। तो ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं, यही एंगल यहाँ का क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल। और आप देख पा रहे हैं यहाँ जो थीटा है वो 90 डिग्री से कम है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। दूसरे इधर आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जो टेंजेंट है वो कुछ ऐसी दिखेगी आपको, सॉलिड की टेंजेंट कुछ इधर, और लिक्विड की टेंजेंट आपको ऐसी दिखेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है आप देखिए, इट इज ऑब्ट्यूस, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। तो तीनों डायग्राम्स देखिए आप, ठीक है। इन तीनों डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया। दिस पर्टिकुलर ब्लू लाइन इट इज टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, और ये जो रेड देख रहे हैं इट इज टेंजेंट टू सॉलिड इनसाइड लिक्विड। ओके, हर एक जगह वैसा ही है, ब्लू टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, रेड टेंजेंट टू सॉलिड सरफेस, ठीक है। ये तो ऑब्जर्वेशन हुआ, इसके पीछे का साइंस क्या है वो भी हम समझेंगे। तो और ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है, तो हम बहुत ही छोटी चीजों की बात कर रहे हैं अभी। बट यस, क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बिगर नेचुरल फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसे बोलते हैं अपन कैपिलरी राइज। ओके, इतने बड़े बड़े ट्रीज है ना, काफी हाइट होती है ट्रीज की, उनकी रूट से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कैसे पत्तियों तक पहुंचते हैं, लीव्स तक जो कि टॉप पे है, तो वो किस तरीके से पहुंचते हैं, कैपिलरी राइज से। तो अगेंस्ट ग्रेविटी फ्लूइड राइज करता है, ड्यू टू दिस एक्शंस वी विल टॉक अबाउट इट। ऑलराइट, सो दिस इज नाउ, यहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हम बना सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्वेशंस बना सकते हैं कि इसमें लिक्विड नाइदर राइज नॉर फॉल। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, लिक्विड नाइदर राइज नॉर फॉल, ठीक है, अलोंग सॉलिड। मतलब लिक्विड में ना तो राइजिंग टेंडेंसी है ना ही फॉल टेंडेंसी है। यहाँ पे लिक्विड राइज, ऐसा मत समझना कि ये नीचे गिर गया, नहीं, ये ऊपर उठ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं हियर, लिक्विड राइज अलोंग सॉलिड, एंड हियर लिक्विड डिप्रेसेस, इसे हम बोलते हैं लिक्विड फॉल्स अलोंग सॉलिड। ये ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं मैं कि when angle of contact is right angle, there is neither rise nor fall of liquid along solid. Where angle of contact is acute, less than 90 degree, liquid rise along solid, and here liquid falls along solid. Now the question arises, why this happens? Okay, so let's answer that question here. तो उसका जो आंसर छुपा हुआ है, उसका आंसर छुपा हुआ है दो फोर्सेस के रिजल्टेंट में, और वो फोर्सेस हैं कोहेसिव फोर्सेस एंड एडिसिव फोर्सेस। Okay, so answer to this question is there, and that is in terms of cohesive force and adhesive force. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, चलिए याद कर लेते हैं उसे अपन। cohesive force was force between two similar molecules, say H2O H2O. force of addition, ऐसे फेविकॉल फेविक्विक के एडिसिव्स होते हैं क्योंकि डिसिमिलर सब्सटेंसेस को ज्वाइन करने के काम आते हैं। तो एडिसिव फोर्स क्या हो गया बच्चों, जो कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, जैसे वाटर एंड ग्लास, वाटर एंड स्टील, वाटर एंड सिल्वर, ये हो गया आपका एडिसिव फोर्स। वाटर वाटर, मरकरी मरकरी, ग्लास ग्लास, ये हो गया कोहेसिव फोर्स। तो चलिए समझते हैं। और हमने ये भी सीखा है कि लिक्विड की फ्री सरफेस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर अलाइन करती है, लिक्विड की फ्री सरफेस नेट फोर्स के परपेंडिकुलर अलाइन करती है, ठीक है। तो इन दोनों फैक्ट को ध्यान रख के हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे समझते हैं अपन। कंसीडर ए मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड which is in contact with the solid. Now this molecule will experience force by solid molecules which are very near to it. Okay, उसे इधर के और इधर के सॉलिड से कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, ये सिर्फ नियर बाई से ही फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो आप देखेंगे कि इसे ऊपर भी खींचा जा रहा होगा और नीचे भी खींचा जा रहा होगा। बच्चों ये कौन से फोर्सेस होंगे, ये होंगे आपके एडिसिव फोर्स, आई राइट देम Fa। इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो किधर बनेगा,
ऐसा, दिस इज द एफ ए नेट। ठीक है, तो ये हो गया एफ ए ऊपर वाले लोगों की वजह से, ये हो गया एफ ए नीचे वाले लोगों की वजह से, है ना। सो डी लिख लेता है डाउन। तो एडिसिव फोर्स लिक्विड का मॉलिक्यूल और उस पर जो कंटेनर का मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं, तो ऊपर भी खींच रहे हैं और नीचे भी, क्योंकि दोनों जगह कंटेनर अवेलेबल है, इसलिए नेट एडिसिव फोर्स आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, परपेंडिकुलर टू द कंटेनर सरफेस। सो दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू कंटेनर सरफेस। ठीक है, दूसरा कोएसिव फोर्स। सो कोएसिव फोर्स बच्चों याद रखिए कि लिक्विड दोनों साइड इक्वली अवेलेबल है, तो कोएसिव फोर्स एग्जैक्टली कितने एंगल पर जाता है, 45 डिग्री पे। ध्यान रखें इस बात को, दैट कोएसिव फोर्स यू विल हैव एग्जैक्टली एट 45 degrees. Here is the cohesive force, और ये दोनों साइड से कितना एंगल बना रहा होगा, 45 and 45. ओके, नाउ जैसे यहाँ पे दिखा दूं तो यहाँ पे आपको और इजी समझ में आ जाएगा। ये आपका कोहेसिव फोर्स है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। सो हियर इज द कोहेसिव फोर्स व्हिच इज एग्जैक्टली एट एन एंगल ऑफ 45 45। तीनों जगह कोहेसिव फोर्स ऐसा ही है, यहाँ का भी कोहेसिव फोर्स ऐसा ही है। ठीक है, हियर इज द कोहेसिव फोर्स व्हिच इज एट एन एंगल ऑफ 45 and 45। ठीक है, नाउ एडिसिव फोर्सेस। सो डिपेंडिंग ऑन कि ये कितना कोहेसिव कितना एडिसिव लगा रहा है, तो यहाँ पे अब नेट फोर्स किधर होगा बच्चों, नेट फोर्स ये है यहाँ का, दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज एफ नेट। क्योंकि लिक्विड सरफेस को हमेशा नेट फोर्स के कैसा होना है, परपेंडिकुलर, तो उसके हिसाब से मैं अगर पैरेललोग्राम लॉ बनाऊं तो फिर ये निकलता है मेरे पास एडिसिव फोर्स यहाँ पे। ठीक है, तो नेट फोर्स एग्जैक्टली नीचे, ये आपका कोहेसिव फोर्स। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लिख पाएंगे कि आपका जो एडिसिव फोर्स है वो Fc sin 45 के इक्वल है, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हुए तभी तो नेट फोर्स वर्टिकल मिला आपको। यानी आप यहाँ बोलेंगे कि Fa जो है वो Fc by √2 के इक्वल है। ठीक है, मींस इन दिस केस एडिसिव फोर्स इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय √2। हियर हाउ विल यू जस्टिफाई? तो चलिए मैं यहाँ पे फालतू के वेक्टर्स हटा दे रहा हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। ये जो ब्लू डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हैं, इट इज द टेंजेंट लाइन टू लिक्विड सरफेस। ठीक है, तो नेट फोर्स इस टेंजेंट लाइन के कैसा बनेगा, नेट फोर्स इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये टेंजेंट लाइन अगर मैं इधर एक्सटेंड करूं बच्चों, तो नेट फोर्स यहाँ बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, तभी ये सरफेस ऐसी है। ठीक है, तो ये नेट फोर्स परपेंडिकुलर है इस लाइन के, हमेशा नेट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर। सो अब इसके हिसाब से कोहेसिव फोर्स कैसे ड्रॉ कर पाओगे आप, तो इसके हिसाब से यहाँ के केस में जो कोहेसिव फोर्स लगना चाहिए था वो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपका कोहेसिव फोर्स, ये आपका कोहेसिव फोर्स वेक्टर है। ठीक है, आप ऐसे दिखा दीजिए 45 and 45, दिस इज कोहेसिव फोर्स। एंड इसके हिसाब से अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करूं तो यहाँ मिल जाएगा मुझे एडिसिव फोर्स। ठीक है, आई होप ये हो जाएगा आपके पास एडिसिव फोर्स। अभी मत बोलना कि ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ये हो रहा है। यहाँ का एडिसिव फोर्स इतना है, कोहेसिव फोर्स इतना है, उनका रिजल्टेंट जिधर आ रहा है उसके परपेंडिकुलर अलाइन हो रही है ये सरफेस। अब कंडीशन क्या बन रही है भाई, बताओ। यहाँ पे रिजल्टेंट इसकी तरफ ज्यादा टर्न्ड है, यानी कि Fa किससे बड़ा है यहाँ पे। इन दिस केस एडिसिव फोर्स इज ग्रेटर देन Fc by √2। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है ये भी समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हो रहा है कि ये जो आपकी सरफेस है, ये जो आपकी टेंजेंट है, नेट फोर्स को इसके कैसे होना है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो चलिए नेट फोर्स को इसके परपेंडिकुलर कर देते हैं। तो यहाँ से बहुत ज्यादा जो चीजें लिखी हुई है उसे मैं हटा दे रहा हूँ। ये थीटा ग्रेटर देन 90 हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर, तो नेट फोर्स दिखेगा आपको ऐसा इनसाइड लिक्विड। सो हियर इज द नेट फोर्स। ठीक है, अब आपने इसका पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है भाई, तो चलिए मैं इसे रीड्रॉ करके आपको बता रहा हूं। तो
यहाँ का जो एडिसिव फोर्स है वो कुछ इस तरीके का आएगा। तो अगर मैं यहाँ डायग्राम कंप्लीट करूं तो मेरा कोहेसिव फोर्स यहाँ पे थोड़ा बड़ा होना चाहिए फॉर दिस टू हैपन। सो कोहेसिव फोर्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज हियर एज कंपेयर टू एडिसिव। सो यहाँ का जो पैरेललोग्राम है वो कुछ इस तरीके का है। दिस इज योर एफ नेट एंड दिस नेट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस। हियर इज कोहेसिव, हियर इज एडिसिव, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि आपका जो एडिसिव फोर्स है वो छोटा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय √2। सो दिस इज द आइडिया हियर, ओके। व्हाई इट इज, मैंने दो फैक्ट यूज किए हैं। पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट है कि लिक्विड की फ्री सरफेस नेट फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। दूसरा आइडिया क्या यूज किया है? दूसरा ये यूज किया है कि जो लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में है उस पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक सॉलिड लगा रहा है और दूसरा लिक्विड के रिमेनिंग पार्टिकल लगा रहा है। तो लिक्विड के रिमेनिंग जो लगा रहा है उसे FC नाम दिया गया है, सॉलिड जो लगा रहा है उसे FA नाम दिया गया है। अब FA और FC का रिजल्टेंट जिधर जाएगा फ्री सरफेस उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में रिजल्टेंट नीचे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे FA एक्जैक्टली इक्वल टू FC बाय √2 और FA FC मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड कर रहा है जो मटेरियल टू मटेरियल चेंज होगा। इसीलिए सिल्वर वाटर पेयर में ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाती है आपके पास? 90 डिग्री, ठीक है। वहां पे कॉन्टैक्ट एंगल लेस देन 90 डिग्री क्योंकि वहां कोहेसिव फोर्सेस कम और एडिसिव फोर्सेस ज्यादा है, यानी FA इज ग्रेटर देन FC बाय √2। मींस वाटर के बीच में फोर्स वाटर ग्लास से कम है, या कहो वाटर ग्लास के बीच में फोर्स वाटर से ज्यादा है। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल और मर्करी उसमें कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है एज कंपेयर टू एडिसिव फोर्स ऑफ ग्लास ऑन मर्करी। दैट्स व्हाई यू हैव दिस ऑब्ट्यूज कॉन्टैक्ट एंगल। तो यहाँ से हम ध्यान क्या क्या रखेंगे? एक तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री, लिक्विड नाइदर राइज नॉर फॉल्स। एक एग्जांपल सिल्वर वाटर, और ये कब होता है? जब एडिसिव फोर्स एक्जैक्टली इक्वल टू कोहेसिव फोर्स बाय √2। Second case, when angle of contact is this acute, it is for this glass water. It is an example. Here, adhesive force is greater than FC by √2, means cohesive is weaker here. Okay, and liquid rises. That is important. And in this case, cohesive forces are stronger than adhesive forces. Angle of contact is obtuse, and FA is less than FC by √2, and liquid is falling. Liquid falls or depresses along solid. Okay. So before noting this down, you can write definition of contact angles. You can write contact angle. It is the angle made by tangent at solid surface drawn into liquid. ध्यान रहे, ये जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं किधर होनी चाहिए? इनटू लिक्विड होनी चाहिए, आउट ऑफ द लिक्विड नहीं। So it is the angle made by tangent at solid surface drawn into liquid and tangent to liquid surface at point of contact is called angle of contact. लाइन चेंज करके लिखें, angle of contact is a combined property. Angle of contact is a combined property of solid liquid pair. Okay, so you can note this down. Now, सपोज आप ग्लास लें घर पे, आज एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, बहुत ही इजी है। ग्लास को कम भरिए, जैसा ये है, तो ये दिखेगा आपको नियर सरफेस लिक्विड राइज कर रहा होगा। पर अगर मैंने ग्लास को फुल भर दिया भाई, पूरा भरा, पूरा थोड़ा सा ही खाली है, तब तक भी मुझे ऐसा दिखता है, मींस लिक्विड राइज करता हुआ दिखता है। पर मैं और इसमें लिक्विड ऐड करता हूँ, एक टाइम आता है जब ये ऐसा दिखता है, इसमें आराम से और ऐड करता हूँ, तो
एक टाइम आता है जब ये ऐसा दिखता है। यू एग्री? पहले ऐसा था, फिर फ्लैट हुआ, फिर ऐसा हो गया। ये क्यों हुआ? इसे समझ सकते हैं अपन, समझिए क्यों हुआ। जब सॉलिड कंप्लीटली फिल्ड अप नहीं है, जब कंटेनर कंप्लीटली फिल्ड अप नहीं है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल ऊपर भी है, नीचे भी है, इसीलिए एडिसिव फोर्स नेट कैसा बन रहा है? सॉलिड सरफेस के परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। बट जब आप पूरा भर देते हैं कंटेनर को, तो सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस नीचे ही रह जाता है, तो आपका जो एडिसिव फोर्स है वो झुक जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। और कोहेसिव फोर्स तो अब भी यहाँ पे 45 डिग्री पर ही आता है। तो बच्चों इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है, और इस रिजल्टेंट का जो टेंजेंट बनता है ना, रिजल्टेंट के हिसाब से अपने को टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये टेंजेंट जो कि रिजल्टेंट के कैसी हो? परपेंडिकुलर। और इस टेंजेंट को ही फॉलो करता हुआ आपकी फ्री सरफेस बनेगी। तो आपकी जो फ्री सरफेस आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी। आप समझ रहे हैं? दिस इज व्हाट हैपेंस। तो जब आप पूरा भर देते हैं तो एडिसिव फोर्सेस नीचे की तरफ लगने लगता है, और जब पूरा नहीं भरते हैं, थोड़ा भी खाली रहता है ग्लास, तो एडिसिव फोर्सेस किधर लगते हैं? परपेंडिकुलर टू कंटेनर सरफेस। तो बेसिकली यहाँ पे कांटेक्ट एंगल बदल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एडिसिव फोर्स है। एडिसिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो चेंज हो जा रही है, ठीक है। ओके, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई व्हेन वी फिल वाटर इन ए ग्लास मेड ऑफ ग्लास, तो जब तक वो खाली है, पूरा नहीं भरा हुआ है, दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल वी सी। पर हम धीरे धीरे जब पूरा भरते हैं, वी सी दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल। ओके, नाउ देखिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है? आपका कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो कोहेसिव एडिसिव फोर्स जब भी चेंज होंगे, तब आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होगा। तो बिल्कुल सरफेस टेंशन जैसा ही जाएगा। तो आप लिख लीजिए इसे पॉइंट फॉर्म में, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर surface tension decreases, surface tension decreases, and also contact angle decreases, so contact angle decreases, ठीक है। फिर लिखिए दूसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज। इसमें सब पॉइंट्स बना के लिख लीजिए। सॉल्युबल या कंप्लीटली सॉल्युबल impurities increases surface tension, increases surface tension, so contact angle increases. Soluble impurities increases surface tension, so contact angle increases. यानी surface tension जो फैक्टर बढ़ाएगा, वो फैक्टर आपका क्या भी बढ़ाएगा? कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ाएगा, ठीक है। क्योंकि सरफेस टेंशन बढ़ाने का मतलब होता है फोर्सेस ऑफ कोहेशन स्ट्रांग होना, और जैसे जैसे फोर्सेस ऑफ कोहेशन स्ट्रांग होंगे, आपका कॉन्टैक्ट एंगल किसकी तरफ शिफ्ट होगा? आपका कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ शिफ्ट होगा, यानी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में इंप्योरिटीज वाले में, पार्शियली सॉल्युबल इंप्योरिटीज डिक्रीजेस सरफेस टेंशन, partially soluble impurities decreases surface tension, so angle of contact also decreases, angle of contact also decreases. तीसरा लिख लीजिए वाटर प्रूफिंग एजेंट्स। अच्छा, ये कोई अलग पॉइंट नहीं है। वाटर प्रूफिंग आप जैसे जो जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, है ना, जब रेनी सीजन में हम जैकेट्स पहनते हैं ताकि भीगे नहीं, रेनकोट, तो वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि लिक्विड के या वाटर के साथ ऑब्ट्यूस कांटेक्ट एंगल बनाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जो वाटर है वो ड्रॉपलेट फॉर्म करने की कोशिश करता है, स्प्रेड नहीं होता, राइज नहीं होता लिक्विड अलोंग द सॉलिड। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं अपने पुराने 3 डायग्राम के साथ, ठीक है। जैसे जब कांटेक्ट एंगल एक्यूट है, उस समय लिक्विड वेट करता है, गीला करता है सॉलिड को, क्योंकि वो स्प्रेड होता है उस पर,
ठीक है, आप ये लिखिए, when angle of contact is acute, liquid wets solid surface. When angle of contact is obtuse, liquid does not wet solid surface. Do write it as a note. तो एक्यूट कॉन्टैक्ट एंगल जिस लिक्विड सॉलिड पेयर का होगा, लिक्विड गीला करेगा सॉलिड को, और जब लिक्विड सॉलिड पेयर का कॉन्टैक्ट एंगल ऑब्ट्यूस होगा, मतलब वो गीला नहीं करेगा, वो श्रिंक होकर ड्रॉपलेट बनाने की कोशिश करेगा। तो वाटर प्रूफिंग एजेंट्स जो रहते हैं वो भी कॉन्टैक्ट एंगल को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ वाटर प्रूफिंग एजेंट, लिख लीजिए वाटर प्रूफिंग एजेंट इंक्रीजेस, वाटर प्रूफिंग एजेंट इंक्रीजेस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, दैट्स व्हाई वाटर श्रिंक्स और फॉर्म्स ड्रॉपलेट on such surfaces. Water shrinks or forms droplets on such surfaces. All right? Okay. चलिए इसके आगे की बातें हम अगले लेक्चर में करते हैं। तो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है कैपिलरी राइस, देन दिस विल बी ओवर। ओके, थैंक यू।